हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो भाई सबसे पहले तो हमारे काफी दिनों से इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेक्चर नहीं आया था, तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस बीच कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़ा मैं बीमार हो गया था, इसी वजह से बीच में हमारा कोई वीडियो नहीं है। अब ये हमारे वीडियो कंटिन्यू चलेंगे आगे, है ना। पूरा हमारा चैनल और हमारे वीडियो आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे, तो विद्यार्थी से जुड़े हुए वो परमानेंट जुड़े रहें, और आपके पास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी आप हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो भाई आज हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो क्लास 12 का 5वां चैप्टर है भाई, है ना, विद्युत धारा। उसके हमारे 2-3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने विद्युत धारा, इसके अलावा विद्युत धारा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, या कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने योग्य है, उसकी परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, उसके अलग अलग वो सारी चीजें हमने पढ़ी। अपवन वेग के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा गतिशीलता के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अभी वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। ये आपने वैसे 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर हमारे थोड़ा डिटेल से आता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, हर एक चीज, है ना। ओम्स लॉ, इसको भी कहते हैं ओम्स लॉ। और देखो, ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी भी कोई भी हमारे पास में चालक है, पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये नॉर्मल धातुओं के लिए ही केवल लागू होता है। धातु जो चालक होते हैं उन्हीं के लिए लागू होता है केवल, है ना। कुचालक, अर्धचालक उनके लिए लागू नहीं होता है। इसकी सहायता से हम किसी भी तार की नेचर के बारे में, यानी धारा के लिए उसकी नेचर किस प्रकार की, वो धारा को आसानी से प्रवाहित होने देगा या नहीं होने देगा। जैसे हम कहते हैं चांदी, है ना, एक तो आपके पास में चांदी और एक है आपके पास में एल्यूमिनियम। इन दोनों में से ज्यादा चालक कौन? ये ज्यादा चालक है। तो ये कितना ज्यादा चालक है, या ये धारा के मार्ग में कितनी रुकावट उत्पन्न करेगा, ये कितनी रुकावट उत्पन्न करेगा, उस रुकावट को हम निकाल लेते हैं, है ना। यानी हम ये जो धारा, विभवांतर, ये सारी जितनी भौतिक राशियां, इनको कैलकुलेशन के रूप में लेकर आते हैं। जैसे अगर आप कभी द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं, और अगर आपको इसकी क्वांटिटी का सही अंदाजा नहीं होता, आपको मैं कहता कि मेरे पास एक वस्तु है जो इतनी भारी है ना, या इतनी भारी है, या इतनी भारी है, तो इसका कोई औचित्य नहीं होता इसका। तो हम उसको क्या करते हैं, फिक्स क्वांटिटी में मापने की कोशिश करते हैं, मात्रक में। जैसे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 3.5 किलो। तो ये बहुत आसान होता है, ये लॉजिकल होता है। हमारा जो माइंड है उसको आसानी से स्वीकार करता है ना, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, धारा है, विभवांतर, गतिशीलता, ये सारी की सारी जितने भी भौतिक राशि अब तक हमने इसके अंदर पढ़ी है, हम उसको कैलकुलेशन में लेकर आएंगे। हम मापेंगे कि धारा कितनी होती है। भाई हमने धारा के बारे में पढ़ा कि नेट आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब आपको वैसे धारा को मापे कैसे, धारा का मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इसको कैसे मापे? क्योंकि भौतिकी मापन का विज्ञान है, लॉर्ड केल्विन ने कहा था, शुरुआत में बताया था मैं, ये 11th क्लास के लेक्चर में देख लेना, है ना। तो अगर हमने धारा के बारे में पढ़ लिया, तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या होता है कि इसको मापे कैसे, मेजर कैसे करें इसको, है ना। क्योंकि जिस चीज को मेजर नहीं कर पाते उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो हम इस धारा को मेजर कैसे करें, तो इसको मेजर करने के लिए क्या काम में लेते हैं, ओम्स लॉ काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? ओम्स लॉ। तो देखो क्या होता है वास्तव में ओम्स लॉ, देखें तो भाई इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, है ना। और ये बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट है, और इन्होंने ये सारी जो चीज है वो प्रैक्टिकल के आधार पर पता लगाया था, और इसके बीच में रिलेशन स्थापित किया था। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये आगे तक चलेगा जब तक फिजिक्स पढ़ोगे आप, है ना, बहुत आगे तक चलेगा। इसकी सीमाएं भी आपको बताएंगे आगे कि कहां पर लागू नहीं होता, कहां पर अच्छे से लागू होता है। हर एक चीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, तो ओम्स लॉ के अनुसार होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, पहली बात तो चालक शब्द प्रयोग में लिया, यानी ओम का नियम केवल किसके लिए लागू होगा, चालक के लिए। तो किसी चालक की यदि भौतिक अवस्थाएं समान रहे या नियत रहे, भौतिक अवस्थाओं का मतलब उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, इसके अलावा पदार्थ की प्रकृति, है ना, पदार्थ की प्रकृति और ताप, देखो भाई, और ताप, ये सारी चीजें अगर नियत रहे, और भी एक आध चीज होती है इसके अंदर, लेकिन अभी आपके लेवल के हिसाब से इतना नाम याद रख लेना, है ना।
लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, ताप। लंबाई कैसे भाई, लंबाई कैसे, लंबाई तो वैसे भी नियत रहती, लंबाई नियत नहीं रहती। गर्मियों के दिनों में तार थोड़ा सा लंबा हो जाता है, सर्दियों में सिकुड़ जाता है, और इसी हिसाब से उसकी मोटाई में भी चेंज होता रहता है। इसी वजह से केल ढीली हो जाती है समय के साथ, ऐसा सुना होगा आपने। पदार्थ की प्रकृति सेम होनी चाहिए, यानी तांबे का तार लिया तो वो तांबे का ही रहना चाहिए, उसकी प्रकृति चेंज नहीं होनी चाहिए, और ताप कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नियत हो, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ये सारी नियत रहे, तो उस चालक के, जैसे मान लो ये चालक है, इसके सिरों पे हमने जो विभवांतर लगाया है ना, डेल्टा वी विभवांतर, इसको हम केवल वी कह देंगे यहाँ पर, है ना। वी बराबर वास्तव में क्या होता है, वी माइनस वी, है ना। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रहे, जैसे ये सारी चीजें, तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब क्या है, यानी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको पहले। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों बराबर होंगे ये जरूरी नहीं है। यानी अगर वोल्टेज 2 है तो धारा भी 2 होगी, ये जरूरी नहीं। यहां पर क्या चीज जरूरी है, समानुपाती और बराबर के चिन्ह में क्या क्या डिफरेंस होता है। इसमें तो a बराबर b है, यानी अगर a का मान 4 है तो b का मान भी 4 होगा। लेकिन समानुपाती का यहां पर मतलब क्या होता है कि अगर a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, लेकिन ये बराबर होंगे ये जरूरी नहीं है। तो यहां देखो फिर, तो v इज प्रोपोर्शनल I, यानी v समानुपाती होता है I के। ये इसकी मैंने आपको परिभाषा बता दी, एक बार दोबारा सुन ले और आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी कोष्टक में लिख देंगे लंबाई और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, कोमा पदार्थ की प्रकृति, कोमा ताप आदि, कोष्टक बंद, यदि नियत रहे, तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी v इज प्रोपोर्शनल I। अब जब भाई हमें ये समानुपाती चिन्ह हटा के यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो उसके उस तरफ एक कांस्टेंट आ जाता है ना, और वो कांस्टेंट हमने यहाँ पर लिखा R। इस R को यहाँ पर क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध। क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध कहा जाता है। नोट्स में देख लेना है ना, इसे क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। और एक चीज और, जिसको नोट्स की आवश्यकता हो वो अपने मोबाइल नंबर यानी कमेंट बॉक्स में लिख दे, व्हाट्सएप के जरिए उनको हम नोट्स की पीडीएफ भेज देंगे, है ना। तो यहाँ पर आर को क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध। क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल के आया, हम यहाँ पर अब ये बता पाएंगे कि कौन सी चीज या कौन सा चालक ज्यादा धारा को प्रवाहित होने देता है, कौन सा कम प्रवाहित होने, यानी कौन सा कम रुकावट उत्पन्न करता है, कौन सा ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है और कितना करता है। मैं आपको कहूं कि चांदी धारा के मार्ग में कम रुकावट उत्पन्न करती है और एल्यूमिनियम चांदी की तुलना में ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है। तो आप कहोगे कितना रुकावट उत्पन्न करता है, ये बात तो समझ लिया आपकी, लेकिन कितना उत्पन्न करता है रुकावट, यानी उसको मापेंगे कैसे, क्वांटिटी में। तो उसको मापेंगे आर से, कि जिसके लिए आर ज्यादा होगा वो उतना ही कम चालक होगा, है ना, या वो धारा के मार्ग में उतना ही ज्यादा रुकावट उत्पन्न करेगा। अब यहां से कुछ चीजें और है इंपॉर्टेंट। यहां से प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है आपके V/I, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या जब विभवांतर में धारा का भाग देते हैं तो प्रतिरोध आ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही कम धारा के लिए, यानी बहुत ही कम वोल्टेज के लिए होता है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, है ना, मैक्सिमम 30-40 वोल्ट। उसके बाद में ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसकी सीमाओं के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। अब देखो, तो R बराबर V/I, हम प्रतिरोध निकालना सीख गए, R का, है ना, R को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब यहां से कुछ ग्राफ आते हैं, वो आपको कह देगा V और I के बीच में ग्राफ बनाओ। किसके बीच में, V और I। V को यहां रखो और I को इधर। तो यहां साइड इसका ग्राफ के साथ समानुपाती। क्यों, देखो देखिए, ये समानुपाती है, 1 2 3 4, यानी I का मान आप 1 2 3 4 रखते जाओ, V का मान भी इतना ही आएगा, दोनों को मिलाओगे तो ग्राफ सरल दिखाएगा, है ना। ये मैंने ग्राफ बनाना आपको पहले ही बताया था एक बार, इस चीज को याद रखें, दो चीजें समानुपाती आ जाए तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। अब यहां पर अगर इसको हम थीटा मान लें और इसमें हमें से इस प्रकार इसको मिला दे, तो ये V, तो ये भी V, ये क्या हो जाएगा I, ये I है। तो यहां से देखो देखें, यहां पर tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा V/I, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, तो इसको V/I को हम कहते हैं R, यानी विभवांतर और धारा के बीच में खींचा गया ग्राफ प्रतिरोध को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, प्रतिरोध। किसको व्यक्त करता है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अब इसके बाद में देखो आगे, अब इस ग्राफ को थोड़ा सा आपको घुमा के भी दे सकता है। कैसे, देखो देखिए,
वो आपको कह देगा ग्राफ ऐसा है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता रखा है। यहाँ पर तो है आई, यहाँ पर है वी, ये ग्राफ हो गया, ये थीटा। इसको देखो तो ये आई और ये वी, तो टेन थीटा क्या आया, टेन थीटा आया लंब बटा आधा। तो इसके अंदर लंब कितना है, लंब है इसके अंदर आई और ये वी। थीटा के सामने वाला लंब होता है ना, ये क्या होता है परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस, है ना, और ये होता है हाइपोटेन्यूस, है ना, हाइपोटेन्यूस। अब देखो इसके अंदर टेन थीटा बराबर आई बटे वी आया, तो वी बटे आई क्या होता है आर। तो क्या ये इस आर का उल्टा नहीं, तो ये हो जाएगा 1 बटा आर। तो इस समय टेन थीटा का उल्टा क्या कर सकते हैं हम, कोट थीटा। तो इसको कोट थीटा बराबर आर। टेन थीटा का अल्टरनेटिव क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। तो टेन थीटा की जगह 1 बटे कोट थीटा लिख सकते हैं, या 1 बटे टेन थीटा की जगह कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर आर। तो इसमें और उसमें आपको फर्क नजर आया, है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखो इसके बाद में तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहां से हमें एक चीज मिली थी इस ग्राफ से, यहां से हमें मिला था कि टेन थीटा बराबर 1 बटा आर आया था। इस 1 बटा आर को कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, जी। इस जी का मतलब होता है चालकत्व है। ये आगे पढ़ाएंगे आपको, इसको क्या कहते हैं, चालकत्व है कहते हैं, चालकत्व है। इसको आगे पढ़ाएंगे, आगे भी किसी वीडियो में कवर करवाएंगे जब पत्रोदिकता वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना उस समय। अब देखो यहाँ पर, अब मैं जैसे आपको एक सवाल पूछता हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो यहाँ पर वी है, यहाँ पर आपके आई है। ये दो ग्राफ दे दिए मैंने, ये तो आपके थीटा 1 और ये है आपके थीटा 2, ये R1 और ये R2। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ये आपको देख के बताना है। याद करो ये चीज मैंने कहीं पे बताई है क्या, धारिता वाले चैप्टर में बताई थी मैंने, धारिता वाले चैप्टर। या इनमें से कोई नहीं, चौथा हो जाएगा। इन तीनों में से कौन सा सही है, अपने पेन और कॉपी उठाओ और एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, क्योंकि धारिता वाले में मैंने बता रखा है। अगर वहां से आपको समझ में आ गया था तो ये हो जाएगा, और अगर वहां से समझ में नहीं आया तो इसका मतलब पीछे का आपने पढ़ा नहीं, है ना, जो बहुत ही दुख की बात है। अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप ध्यान से देखो वी ऊपर है, आई यहाँ पर है, तो सीधा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आर। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ता है। टेन थीटा क्यों बढ़ता है, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान कितना 1 बटा √3, टेन 45 का मान 1, और टेन 60 डिग्री का मान √3, और टेन 90 का मान अनंत, यानी 0 से अनंत तक बढ़ा। जैसे जैसे थीटा बढ़ा, थीटा 0 से 90 तक बढ़ा, तो उसका मान 0 से अनंत तक बढ़ा। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे टेन थीटा बढ़ा। तो जब ये बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा क्या। तो थीटा 1 और थीटा 2 में से बड़ा कौन है, तो थीटा 2 बड़ा है। कौन बड़ा है, क्योंकि थीटा 2 तो इतना है, थीटा 1 इतना है, तो थीटा 2 बड़ा है तो R2 बड़ा होगा। तो R2 बड़ा होगा R1 से। कौन सा ऑप्शन से, ये वाला ऑप्शन से। क्या मेरी बात अच्छे से आपको समझ में आई, क्या अच्छे से चमकी मेरी बात, है ना। तो ये बहुत ईजी था। अब देखो इसके आगे, तो इसके बाद में जो हमारी चीज है वो है, जैसे हमने अभी पत्रोद के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। अब देखो बात करते हैं कि प्रतिरोध के मात्रक विभव वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या हो सकती है। हालांकि आपसे कभी नहीं पूछेगा, है ना, 10th क्लास में भी इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। प्रतिरोध की डेफिनेशन कि इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, है ना, इसको हम डिफाइन कैसे करें, एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो कैसे दे। वैसे भी ये समझने वाली बात है, और इसको परिभाषित करने की सही पूछो तो आवश्यकता ही नहीं। जैसे आवेश को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, शुरुआत मैंने बताया था। वो जब हमने चारों चैप्टर पढ़े तो अब आपको आराम से फील आ रहे होंगे कि वास्तव में आवेश क्या होता है। अब उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है जितना पहली क्लास में लगा था हमें, है ना। तो देखो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वे धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है या अवरोध उत्पन्न करता है। यही इसकी सिंपल यानी शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है, एक लाइन की, ये ज्यादा जरूरी भी नहीं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर V बटे I। पहली बात तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कौन सा, V का मान दे देगा, I का मान दे देगा, R पूछ लेगा। कितनी चीजें, 1 2 3 चीजें, 3 में से 2 का मान देगा, A का पूछेगा, है ना। मात्रक का खास तौर से ध्यान रखना, हालांकि मात्रक इस समय वो चेंज नहीं करता है। इसके अलावा एक इस पे आ सकता है सवाल ग्राफ का। किसका सवाल आ सकता है, ग्राफ का। अभी बताऊंगा, एक सवाल आया था 2016 के अंदर जब NCERT का सिलेबस चलता था उस समय। अब इसका यहां से मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो इसका मात्रक होता है आपके ओम। ओम, इसको मात्रक को ओम कहते हैं।
इसको ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे। वास्तव में इसको क्या कहा जाता है, जैसे हम इसको लैम्बडा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम लैम्बडा कहते हैं, इसको म्यू कहते हैं, वैसे इसको क्या कहते हैं, ओम थोड़ी कहेंगे, क्योंकि ओम तो साइंटिस्ट का नाम था, ये तो उसके सम्मान में मात्रक रखा गया। ये वास्तव में होता है ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। इसको क्या बोला जाता है, ओमेगा। ओमेगा को ऐसे भी लिखा जाता है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, है ना। जैसे इसको लैम्बडा बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, वैसे इसको ओमेगा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक ही शब्द प्रयोग में लेंगे। अगर आपको केवल यानी केवल और केवल ये लिखने की कहीं आवश्यकता पड़े तो आप ओमेगा लिखो। आप ऐसा नहीं कह सकते 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, आप कहोगे 2 ओम, है ना। ये ओम का साइन यहाँ पर, यानी ओम के साइन के तौर पर इसको यहाँ पर लिया गया, जबकि रियलिटी में इसको क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है और जानकारी भी आपको रखनी है। अब इसके अलावा और मात्रक कोई बन सकता है क्या, इसका देखो, एक मात्रक बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। यहां से देखो विभवांतर का मात्रक तो क्या, वोल्ट, और इसका क्या, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसका यहां से मात्रक बन सकता है। अब देखो इसकी विमा, तो इसकी विमा क्या होती है, आर की। आर की विमा कैसे निकालोगे, तो वी की विमा, ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना। वी की विमा और आई की विमा, आप चाहो तो ये पेन उठाने की भी इसमें आवश्यकता नहीं। वी बराबर W/Q और ये हो जाएगा आपके आई का ए, सीधे निकाल सकते हो। ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद कोशिश करनी है, घर पे कोशिश करनी है। चाहो तो अभी वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो इसके बाद में ये इसके मात्रक और विमा हो गई। अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध जो है वो अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए कुछ खास नियमों की या सदिश नियमों की आवश्यकता नहीं होती, सीधे जोड़ देते हैं। 2 2 4 ओम हो जाते हैं, है ना। 6 - 4 2 ओम हो जाते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। हालांकि इसको जोड़ने के भी कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन वो सारे हमारे नॉर्मल बीजगणित नियमों पर ही आधारित होते हैं, इसलिए इसको अदिश राशि माना जाता है। क्या माना जाता है, अदिश राशि। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो वही है वो है प्रतिरोध की निर्भरता। क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता। अब ये प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, निर्भरता का मतलब ये होता है, तो भाई यहाँ पर प्रतिरोध की निर्भरता से क्या मतलब है, इससे क्या समझे, है ना। क्या चीज होती है प्रतिरोध की निर्भरता, तो प्रतिरोध की निर्भरता का मतलब होता है कि जो प्रतिरोध है वो कुछ चीजों पर निर्भर करता है और उनका मान बदलने पर प्रतिरोध का मान भी बदल जाता है। सबसे पहले चीज, प्रतिरोध समानुपाती होता है एल के। सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पर। सबसे पहले यानी इसकी निर्भरता, मैंने कहा था भौतिक राशि में कुछ चीज होती है, जैसे उसकी एक परिभाषा, उसका सूत्र, उसकी प्रकृति, यानी वो सदिश है या अदिश या परदिश, है ना। तीसरा मात्रक, उसकी विमा, इसके अलावा उसकी जो भी इंपॉर्टेंट कुछ 1 2 लाइन होती है कि उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक उसकी निर्भरता। तो किसी भी भौतिक राशि के बारे में ज्यादातर जानकारी इन 6-7 पॉइंट के अंदर मिल जाती है। तो उन्हीं में से एक आती है निर्भरता। तो मैंने कहा था कि निर्भरता कभी भी सूत्र से नहीं ली जाती है। देखो कैसे, जो प्रतिरोध का जो मेन सूत्र था वो क्या था, V/I। प्रतिरोध का मान विभवांतर और धारा पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये क्या है, R बराबर V/I। धारिता बड़ा कॉन्सेप्ट याद कर लेना, समझ में आ जाएगा निर्भर करता है कि नहीं करता है ना। अब देखो, तो R इज प्रोपोर्शनल L, यानी जो प्रतिरोध है वो लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो लंबाई पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। यानी कोई इतना सा तार है, एक इतना ज्यादा लंबा तार है, धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट उत्पन्न कौन करेगा, ये वाला ये वाला करेगा। अब उसके बाद में दूसरा कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी कौन सा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग में लेकर आते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जो आप जो ये चौक देख पा रहे हैं, ये चौक, इसका ये वाला हिस्सा है ना, इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वास्तव में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहा जाता है। क्या आपको अच्छे समझ में आया, है ना। तो देखो, तो प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल, या जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा। यानी ये किसी ऐसे झूले में बैठे रहते हैं, एक में ए बैठा रहता है, एक में आर। ये जब नीचे आता है तो ये ऊपर चला जाता है उस समय, है कि नहीं। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी तार मोटा रहेगा। एक तो तार ऐसा है, एक तार आपके ऐसा है, तो किसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती, इसमें, इसके अंदर आसानी से प्रवाहित हो सकती है इसकी बजाय, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं और प्रैक्टिकली भी ये देखा गया है। अब देखो आगे, जो तीसरी चीज है वो है आपके पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। इसके बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे।
जब डिटेल से चर्चा करेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता, उसके अंदर डिटेल से बात करेंगे। चौथा है ताप पर। ताप पर भी हम ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको भी आगे डिटेल से समझूंगा, है ना। ताप के ऊपर वैसे आप ये समझ लेना कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। केवल किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, केवल मैं चालक की बात कर रहा हूं। ओनली फॉर चालक के लिए ऐसा होता है कि ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। केवल किसके लिए, चालक के लिए, ये चीज ध्यान रखना। तो पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये हो गई इसकी निर्भरता। अब यहां से भी इसका एक फॉर्मूला बन सकता है। देखो किस टाइप का यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो R इज प्रपोर्शनल है L और R इज प्रपोर्शनल 1/A। इन दोनों को अगर हम साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा, R इज प्रपोर्शनल L/A। क्या इन दोनों को साथ लिखा जा सकता है? समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट उस तरफ और L/A। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये रोने वाला रो नहीं है भाई, है ना। हालांकि इसको पढ़कर कहीं तो बहुत रोते हैं, है ना। यानी फिर भी इसको, यानी ये रोने वाला रो नहीं, इसका ये कहना मतलब इसका उच्चारण, यानी इसका जो उच्चारण होता है वो हम किसके रूप में करते हैं, रो के रूप में, रो बोलते हैं इसको, है ना। इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देख लेना, ऐसे लिखा जाता है रो, है ना। ये किसको बताता है? ये बताता है पदार्थ की प्रतिरोधकता। ये जो रो है ये एक समानुपाती नियतांक है और इसको क्या कहा जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता। क्या कहा जाता है? पदार्थ की प्रतिरोधकता। या इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहा जाता है। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे आज की क्लास में हम। अब देखो R बराबर रो L/A होता है। रो क्या है? पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रतिरोध के दो फॉर्मूले हैं, V/I और R बराबर रो L/A। दोनों पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बहुत इजी है। कई बार वो आपको क्या करेगा, L का मान दे देगा, A का मान दे देगा, रो का मान दे देगा और V को, और आपको धारा दे देगा, है ना। और आपको V पूछ लेगा। तो कैसे निकालोगे? इन तीनों की सहायता से R निकाल लेना। I दे दिया तो V निकाल सकते हो सूत्र से। न्यूमेरिकल को कैसे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल में तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब वो थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल घुमा के दे सकता है। वो कह देगा तार कैसा होता है भाई, तार की आकृति कैसी होती है, घन के आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है, या कैसी होती है, या बेलनाकार होती है। तार कैसा होता है? बेलनाकार। तार ऐसा ही होता है, अगर जूम करके हम देखें पतले तार को तो ऐसा। तार कैसा होता है? बेलनाकार। और ये जो इसका हिस्सा है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट। यानी जब किसी चीज को ऐसे काटा जाता है परपेंडिकुलर, तब ये वाली जो सरफेस बचती है वो क्या होती है? अनुप्रस्थ, उसका काट होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसकी जो त्रिज्या होगी ना, यानी स्टार को अगर मैं बड़ा बना लू ऐसे इस टाइप से और इसकी त्रिज्या R है ना, इसकी त्रिज्या कितनी R, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्या ये वर्ताकार होता है ना, वर्त होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना? पाई R स्क्वायर। तो R बराबर इसका फॉर्मूला बन सकता है रो L/A की जगह पाई R स्क्वायर, या स्मॉल r ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि कैपिटल R से तो प्रतिरोध को बताया स्मॉल r। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो कई बार वो आपको त्रिज्या दे देगा, लंबाई दे देगा, प्रतिरोधकता, और आपको प्रतिरोध पूछ लेगा। तो जो बच्चे जिनको अच्छे से समझ में आती है या जो बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने के अंदर, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो मेरे लेवल के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उनसे ये नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए बताया है ना। होशियार लड़के ये नहीं समझे कि अरे यार ये क्यों बता रहे, तो पहले से आता है मुझे, है ना। अब देखो इसके आगे चलो, इसके आगे अगर भाई हम चले तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहली बात इस पे न्यूमेरिकल बनता है बहुत ही अच्छा। मैं आपको कहूं, सवाल है कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई को दुगुना और उसकी त्रिज्या को 1/4 कर दिया जाए। थोड़ा सा मैंने टफ न्यूमेरिकल बनाया, इजी आप आराम से कर पाओगे। एक तार है जिसकी लंबाई को दुगुना और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या को 1/4 कर दिया जाए, तो बताओ अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। एक तार था जिसकी लंबाई L थी, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल त्रिज्या A, क्षेत्रफल A, उसकी प्रतिरोधकता रो। पदार्थ की प्रकृति चेंज नहीं हुई है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तांबे का तार था, इसमें तांबे का तार और जोड़ दिया गया या इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया, और लंबाई होगी 2L, कितनी होगी? दुगुनी। और जो त्रिज्या है वो होगी R/4 और क्षेत्रफल A' हो गया मान लो, और प्रतिरोधकता होगी रो। तो क्या करोगे? R बराबर इसकी प्रतिरोधकता कितनी? रो L/A
पाई आर स्क्वायर। क्या यही होगा? इसका प्रतिरोध आर डैश मान लो, एल की जगह 2L अपॉन पाई, आर की जगह R बटे 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? आर डैश बराबर रो 2L अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये 1/4 का स्क्वायर कितना? 16 बटा के बटा में से ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 32। तो आर डैश बराबर 32 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आर, तो आर डैश बराबर हो जाएगा 32R। ये थोड़ा सा मैंने टफ लेवल का ले लिया है, लेकिन आपको कई बार सीधा कह देगा कि क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, दूरी को और उसकी लंबाई को, तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। तो अब बताओ इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आप कितना बताओगे? कितना? 2L, और ये हमारा क्षेत्रफल कितना? 1/2। तो बटा के बटा में ऊपर जाएगा तो कितना? 4। तो 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो ये हो गया आपके प्रतिरोध के ऊपर न्यूमेरिकल। एक आध न्यूमेरिकल और है जो अगर आज की क्लास में हो पाएंगे तो आज भी में पढ़ेंगे, वरना कल की क्लास में करवा दूंगा। एक त्रुटि का सवाल आता है, इसके ऊपर बहुत अच्छा सवाल बनता है ना। अब देखो आगे, इसके बाद में देखो भाई, जो अभी हमने जो प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा था, इसके ऊपर कुछ ग्राफ भी बनते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। देखो कैसे, आर बराबर रो एल बटा एल ए था, तो आर जो प्रपोजल क्या था? एल। तो यहाँ पर आर और एल के बीच में ग्राफ बन सकता है। देखो समानुपातिक कैसा बनेगा? ऐसा एक हो गया आपके आर और ए के बीच में ग्राफ, तो आर इज प्रपोजल 1/a होता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। कई बार वो आपको ग्राफ ऐसा भी पूछ सकता है, आर और 1/a के बीच में समानुपातिक ग्राफ बनेगा, है ना। मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 1/a जो है पूरा, ये इसके समानुपाती, ए इसके व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/a इसके समानुपाती। और समानुपाती का ग्राफ ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखो 1/a लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, इसीलिए ग्राफ ऐसा है। इनके बारे में पीछे के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है ग्राफों के बारे में। अब देखो ये 11th क्लास में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, है ना। अब देखो इसके बाद में जो हमारे टॉपिक आता है अभी, वो है आपके प्रतिरोधकता। क्या है भाई? प्रतिरोधकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि ये काफी कुछ पढ़ने के बाद में हमारे अच्छे से समझ में आता है, गले उतरती है। फिर भी कोशिश करूंगा कि अभी हाथों हाथ ही आपके गले उतर जाए। रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। अब देखो भाई प्रतिरोधकता होती क्या है? तो हमने जो पढ़ा था ना, रो बराबर या आर बराबर रो एल बटा ए, इस रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। तो आर बराबर रो एल बटा ए है। तो यहां पर अगर हम एल का मान 1 मीटर मान ले और ए का मान 1 मीटर स्क्वायर मान ले, तो आर बराबर हो जाएगा आपके रो। इससे आप क्या समझे कि किसी एकांक लंबाई के और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो तार होता है, उस तार का प्रतिरोध ही किसके बराबर होता है? प्रतिरोधकता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रतिरोधकता। यानी आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे इसको आप ऐसे समझो कि कोई तार है जिसमें सब कुछ 1 मीटर है, लंबाई इसकी 1 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा, या प्रतिरोध 0 हो जाए। तो वो जो उस समय जो इसका प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? इसकी प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। अब ये जो प्रतिरोधकता है ना, ये किस पे डिपेंड करती है? जैसे मैं आपको एक चीज कहूं, ये जो तार मैंने लिया है, इसकी लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तांबे का है। किसका है? तांबे का। एक दूसरा मैंने तार लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये चांदी का है। गौर से समझना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, एक मैंने तार लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, और ये तांबे का है। दूसरा चांदी का तार लिया जिसकी लंबाई और क्षेत्रफल तांबे के बराबर। दोनों का प्रतिरोध बराबर होगा या नहीं होगा? इसका प्रतिरोध आप R1 मान लो और इसका R2 मान लो। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि R1 बराबर R2 होगा या नहीं होगा। R1 R2 के बराबर होगा या नहीं होगा? यहां से आप इसको कैसे बताओगे? R1 बराबर R2 होगा या नहीं होगा? तो यहां से R1 बराबर R2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों जो पदार्थ है ये अलग अलग प्रकृति के हैं। तो दोनों का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर समझ में आया। यहाँ पर इसका प्रतिरोध इसकी प्रतिरोधकता के बराबर, तो दोनों की प्रतिरोधकता यहाँ पर अलग अलग है। प्रतिरोधकता क्या है? अलग अलग है, और ये कभी चेंज नहीं होती है। यानी ये
एक ही पदार्थ के लिए हमेशा फिक्स रहती है, एक ही पदार्थ के लिए हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। ये पदार्थ की प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है, यानी चांदी की जगह तांबा ले ले तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी, लेकिन प्रतिरोध बदले ये जरूरी नहीं है ना, वो डिपेंड करेगा लंबाई और क्षेत्रफल वगैरह हमने क्या लिया है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि रो का मान इनकी लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, इसे ही वास्तव में क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता की जो डेफिनेशन जो आपके लिखने लायक है वो तो यहाँ से होगी, और समझने वाली चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब देखो, हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आगे बताएंगे, जब इन किताब के बारे में अध्ययन करेंगे ना, उस समय आपको एक बार और बताऊंगा, उस समय पूरी फील्ड उस समय आएगी आपको। अभी तो केवल आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है सभी भौतिक राशियों से जो आगे काम में आने वाली है। अब देखो यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो देखिए आर बराबर रो एल बटा ए, तो रो बराबर आर ए बटा एल। तो देखो यहां से इसका मात्रक तो ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और इसका मीटर, तो मात्रक क्या है इसका, ओम इंटू मीटर। क्या है मात्रक, ओम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है। यहां से विमा क्या हो जाएगी, देखो प्रतिरोध विमा M1 L2 T - 3 A - 2 और इसकी हो जाएगी L1। यहां से इसको सोल्व कर लेना, प्रतिरोध की विमा निकाले हुए भी मैंने कहा था आपको खुद को निकालनी। अब देखो इसके बाद में ये होगी प्रतिरोधकता, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अब बात आती है इसकी निर्भरता की, तो ये किन की चीजों पर निर्भर करती है, ये एक तो निर्भर करती है ताप पर और एक निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि इसका मान यानी इसका मान चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए इसका मान अलग अलग होता है। पदार्थ बदलने पर प्रतिरोधकता का मान बदल जाता है, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए इसका मान हमेशा सेम रहता है। यानी जो काम पदार्थों में घनत्व करता है ना, वही यहाँ पर काम प्रतिरोधकता करती है। आप ऐसा इसको समझ सकते है ना। अब देखो इसके बाद में जो भी आपके अगली जो भौतिक राशि आती है, उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है कि एक तार है जिसकी लंबाई को दुगुना और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो बताओ उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोधकता, उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट है उसको 4:1 कर देंगे, या 1/4 कर देंगे, या 1:4 कर देंगे। ये सारा कुछ गलत होता है। क्यों, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है कांस्टेंट है। याद करो, देख ये सारी चीजें मैं आपको शुरू से समझाते हुए आ रहा हूं कि जो कांस्टेंट है उसकी निर्भरता सूत्र के अनुसार नहीं दी जाती, उसकी निर्भरता सूत्र के अनुसार नहीं दी जाती। यानी रो का मान इन तीनों चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मान तो केवल तब बदलेगा जब ताप बदलेगा और पदार्थ की प्रकृति बदलेगी। इसके बाद में भाई आपके एक और टॉपिक आता है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। एक चीज तो ये याद रखना है। अब देखो इसके बाद में एक आपके अगला जो टॉपिक है वो है आपके चालकत्व है। क्या है, चालकत्व है। इसको हम जी से बताते हैं। किससे बताते हैं, जी से। इसके बारे में ये अभी जो मैंने आपको सवाल बताया ना, इसके बारे में एक बार हम कल एक आध इसके सवाल करवाऊंगा, उस समय थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो चालकत्व है यानी जी, इसको कहते हैं कि जो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ऐसे भी लिखा जाता है, इसको कहने में सीमेन कहा जाता है, या कहा जाता है महो। क्या कहा जाता है, महो। और इसकी यहाँ पर विमा क्या हो जाएगी, M1 L-2 T3 A2। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। यहाँ से एक इसमें होती है चालकता। क्या होती है, चालकता। चालकता होती है सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं इसको। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। यहां से इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इस ओम इनवर्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या सीमेन इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। यहाँ पर सीमेन इनवर्स होगा या नहीं होगा, देखो 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 यहाँ पर केवल सीमेन। इसको उल्टा जो ओम होता है ना, ये इस टाइप पे, इसको सीमेन बोले, तो सीमेन मीटर इनवर्स, है ना। इसी प्रकार महो मीटर इनवर्स भी इसका हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो इस चीज का आप खास तौर से इसके अंदर ध्यान रखें। तो ये हमारी चालकता हो गई, चालकत्व हो गया, प्रतिरोधकता होगी, प्रतिरोध हो गई। इसके बारे में ऊपर की जितनी जानकारी वो सारी हमने ले ली। अब इनमें से कौन कौन सी चीजें काम की है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ चीजें आपके आराम से यानी पूरी तरह गले नहीं उतर होगी, वो आगे भी हमारे लेक्चर में धीरे धीरे कवर होती जाएगी। एक दिन में कुछ भी समझ नहीं आता है ना। लेकिन आप कोशिश करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद।